काला धन के ऊपर जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े आए हैं वो अपने आप में हास्यास्पद हैं और दो चीज़ें दर्शाती हैं। एक तो ये कि केंद्र की सरकार या तो ये कह दे कि मैं अक्षम हूँ काला धन लाने के लिए, क्योंकि इस तरीके से अगर मुजाहरा करेंगे कि नहीं 3,770 करोड़ रुपए हमारे पास आए हैं 1.5 साल की मेहनत के बाद, जबकि कहते थे कि 100 दिन के अंदर काला धन आ जाएगा, या फिर ये बोल दें कि इनके बहुत सारे साथी विदेशों में बैठे हुए हैं जिनके पास काला धन है और उनके पैसे से चुनाव लड़ते हैं तो हम उनका पैसा नहीं ला सकते। मतलब इससे बड़ा मजाक देश के साथ नहीं हो सकता। वो पार्टी वो जो सरकार में है जो कहा करती थी, दावे करती थी कि 100 दिन के अंदर काला धन लेकर आएंगे, हर परिवार को 15 लाख रुपए उनके खाते में जमा हो जाएंगे, यानी करीब 80 लाख करोड़ रुपए लाने का वायदा किया था और आप 1.5 साल में से 3,770 करोड़ लेकर आ रहे हैं। तो ये एक मजाक है देश के साथ, एक ऐसा मजाक है जिसको देश देख रहा है। इस पूरे मसले पर हमारे साथी राघव जी विस्तार में आपको बताएंगे। दूसरी बात, जिस तरीके से जिस बेशर्मी के साथ बीजेपी और उनके नेता दादरी के कांड को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पूरे मसले पर देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी चुप्पी साधे हुए हैं, उनके पास इतना वक्त तो है कि वो सिलिकॉन वैली में जाकर मार्क जकरबर्ग को गले लगाते हैं, उनसे गलबहियां करते हैं, लेकिन उनके दफ्तर और उनके निवास से चंद किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी जाती है सुनियोजित तरीके से क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगता है कि उसने बीफ खाया। अभी तक सोमवार की रात की घटना है और आज शुक्रवार है, 4 दिन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक लफ्ज़ भी इस पूरे मसले पर नहीं कहा गया है। नॉट अ वर्ड हैज़ बीन अटर्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इशू। इफ यू कैन गो टू सिलिकॉन वैली एंड हग मार्क जकरबर्ग, the country expects the Prime Minister who proclaims सबका साथ सबका विकास and India first, we had expected that he should have uttered a word. He should have gone to the family, met them, consoled them and wiped their tears. Because this issue is central to our constitution, this belongs to the secularism, और इतने बड़े मसले के ऊपर अगर देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा मायने निकलते हैं। हम फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका बेटा वायुसेना में था, वायुसेना में है अभी, कि प्रधानमंत्री जी के पास हो सकता है अभी तक जानकारी ना पहुंची हो, सिलिकॉन वैली से वापस आए हो, खूंटी गए हो सकता है जानकारी ना पहुंचे। फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर पिछले 4 दिनों के अंदर अगर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है तो हो सकता है आने वाले 24 घंटे के अंदर उनके मुंह से, उनके मुखार बिंदु से कुछ शब्द निकलें, ताकि परिवार के साथ साथ पूरे देश को ये आश्वासन मिले, ये भरोसा मिले कि सेकुलरिज्म के नाम पर वो प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास ले की बात करते हैं, कि इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के साथ किसी तरीके की कोई समझौता नहीं होगा। और हैरानी की बात यह है कि उनके ही कैबिनेट के मंत्री महेश शर्मा जी, मैं कल भी कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं, जिस व्यक्ति को कैबिनेट में रहने का अधिकार नहीं, इसको निकाल दिया जाना चाहिए, जो पूरे घटनाक्रम को जस्टिफाई कर रहे हैं। वो आज उस गांव में जाते हैं और मंदिर के अंदर, जो मेरी जानकारी है, मंदिर के अंदर जाकर उन्होंने सभा की है, राजनीति की है, उस परिवार के घाव पर मलहम लगाने की जगह उसको कुरेदने का काम किया है। क्या ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में रखना चाहिए?
या नहीं रखना चाहिए, ये बात मैं प्रधानमंत्री जी के विवेक पर छोड़ता हूँ। हालांकि मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि निहाल चंद, संजीव बालियान जैसे लोग अगर उनके कैबिनेट में रह सकते हैं तो महेश शर्मा जी क्यों नहीं रह सकते हैं। लेकिन फिर भी चूँकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए मैं फिर भी अपील करूँगा कि अपने इस मंत्री को बर्खास्त करें और देश को बताएं कि मंदिर के अंदर राजनीति नहीं की जानी चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेकुलरिज्म का मसला है। फिलहाल मैं राघव जी से कहूँगा कि वो कालाधन के मसले पर पार्टी के चीज़ों को विस्तार से रखें। शुक्रिया आशुतोष भाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने 2 अहम वादे करे थे लोकसभा चुनाव के दौरान। पहला वादा करा था कि सारा काला धन जो विदेशों में जमा है वे देश में और भारत की सरकार के चपट में 100 दिन के भीतर आ जाएगा। और दूसरा अहम वादा करा था कि देश के हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए की रकम दी जाएगी उस काले धन में से। पहले मैं 2-3 फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, उसके बाद कुछ सवाल आज आम आदमी पार्टी भारत की जनता के बिहाफ पर भारत सरकार से और नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहेगी, फिर वो रखूंगा। भारत में कई प्रकार की कमीशंस बनी, कमिटी बनी। 1947 से लेकर आज तक लगभग 40 कमिटीज़ बनी जिन्होंने काले धन पे अपना विश्लेषण किया। काले धन की क्या वैल्यू है, कितना काला धन है, काली संपत्ति है, उस पर आंकड़े दिए। और तमाम अर्थशास्त्री लगभग इतना मानते हैं कि देश का जीडीपी के 50% रकम जो है वो काला धन है। यानी कि देश का जीडीपी जो 130 लाख करोड़ है उसका 50% यानी कि 65 लाख करोड़ रुपए काला धन है। नरेंद्र मोदी जी ने जब लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन किया उस दौरान अपनी कई रैलीज में ये कहा कि लगभग 80 लाख करोड़ रुपए काला धन है जो वे भारत ले आएंगे, या जो भारत में है उसको भारत सरकार की चपट में ले आएंगे और उसमें से 15-15 लाख रुपए हर एक को देंगे। दूसरा एक आंकड़ा ये है कि जितना भी काला धन है उसका केवल 10% विदेशों में है। 90% काला धन देश में ही है, भारत में ही है, भीतर ही है। अब जब से इनकी सरकार बनी कई प्रकार की चीज़ें हुई इस फ्रंट पर। एक आप सब जानते हैं कि HSBC बैंक किस प्रकार से हवाला अकाउंट्स ऑपरेट करता था, वो सामने आया। मोदी सरकार ने उस पर कुछ नहीं करा। फ्रेंच व्यक्ति विसल ब्लोअर हर्ब फैल्शियानी ने जब लगभग 626 नाम दिए, काला धन और काली संपत्ति रखने वालों के नाम दिए, और ये कहा कि ये तो केवल 1% नाम है, मेरे पास 99% नाम और हैं, भारत सरकार मेरे पास आओ, मुझसे नाम लो, मैं नाम दे दूंगा। इन्होंने उससे भी संपर्क नहीं किया और कोई नाम नहीं लिए। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने एक रिपोर्ट लाई, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में कई प्रकार के अवैध धन है और उनकी जो अवैध धन खातेदार हैं उनके नाम भी दिए, जिसमें 2-3 नाम वे थे जो अरविंद केजरीवाल जी ने 2012 में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो वो नाम दिए थे। वो नाम रेटिफाई हो गए उस रिपोर्ट में। उस ICIG की जो सूची जारी हुई उस पर भारत सरकार ने क्या करा ये किसी को नहीं पता, स्पष्ट नहीं है। और एक महत्वपूर्ण चीज, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई जिसे हम SIT कहते हैं, ब्लैक मनी पे SIT बनाई गई, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बनी। भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार बनाई। अब ये खबरें आ रही हैं कि उस SIT के साथ कॉपरेट नहीं करा जा रहा है, पॉलिटिकल विल नहीं है कॉपरेट करने की। CBI, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, ये बहुत महत्वपूर्ण एजेंसीज हैं जिन्हें SIT के साथ तालमेल में काम करना पड़ेगा, उन्हें जानकारियां देनी पड़ेंगी।
परंतु खबर ये आ रही है कि पॉलिटिकल विल ना होने के कारण एसआईटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी उसका के साथ भारत सरकार की कोऑपरेशन बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आज के मुद्दे पर आता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 सितंबर 2015 आखिरी डेट थी। विदेशों में जो काला धन और काली संपत्ति पड़ी है भारतीय नागरिकों की, उसकी सूची भारत सरकार को सौंपने की। उसके लिए भारत सरकार एक कानून लाई थी, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन एक्ट ऑफ 2015। यह कानून विदेशों में पड़ा काला धन जो भारतीय नागरिकों का है वो भारत सरकार को घोषित किया जाए, इसके लिए लाया गया था। पहली चीज तो मैं आपको यह बता दूं, भारत सरकार ने 3 बहुत महत्वपूर्ण कन्वेंशंस और एग्रीमेंट्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज पहले ही साइन करी हुई हैं, जो भारत सरकार, आदरणीय वित्त मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री भूल चुके हैं। उन 3 ट्रीटीज का मैं आपको नाम बता देता हूं, ये जानना आवश्यक है और आपके माध्यम से यदि भारत सरकार में कोई व्यक्ति सुन रहे हैं उनकी ध्यान में भी ये चीज आनी चाहिए। पहली ट्रीटी थी OECD फ्रेमवर्क फॉर ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन टैक्स मैटर्स, ये लिखित में आपको दे दिया जाएगा। सेकेंड ट्रीटी थी कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस ऑन टैक्स मैटर्स, और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। ये 3 जो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, ये विदेशों में पड़ा भारतीयों का काला धन और काली संपत्ति को जब्त करने की पूरी शक्ति, क्षमता, कानून की रंगरचना भारत सरकार को देते हैं। और उसमें केवल भारत सरकार ने साइन नहीं करा, अन्य कई देशों ने और विदेशी शहरों ने वो सिग्नेटरी हैं, और पूरी एक रंगरचना बनाई गई थी काले धन के, ये जो इलिसिट मनी का मेनेस है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करा जाए। इस तीनों ट्रीटीज को दरकिनार कर कर भारत सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक कानून बनाया जिसका नाम रखा ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। अब यह जानकारी मिली है कि 338 एसएससीज ने अपना काला धन, काली संपत्ति भारत सरकार को डिक्लेयर करी, और जो राशि डिक्लेयर हुई वो है 3770। ये पैसा अवैध पैसा है, ये पैसा अनटैक्स्ड मनी भी है, ड्रग मनी भी हो सकता है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी हो सकता है, सट्टे का पैसा भी हो सकता है। ये वो अनटैक्स्ड ब्लैक मनी और एसेट्स हैं जो भारतीय नागरिकों की विदेश में थे, जो उन्होंने भारत सरकार को सौंपे। अब मैं इस प्रकार की एक और एमनेस्टी स्कीम 1947 में 1997 में भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्टम सरकार, कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाई जाने वाली सरकार की एमनेस्टी स्कीम थी। उसके अंदर भी 4,70,000 केसेस दर्ज हुए और 33,000 करोड़ के इनकम और एसेट्स डिक्लेयर हुए। तो कहां 1997 में 33,000 करोड़ डिक्लेयर किए जाते हैं, और आज 2015 में जब इकोनॉमी 8 गुना बढ़ चुकी है तब केवल 3,770 करोड़ डिक्लेयर करे जाते हैं। तो ये किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से सक्सेस नहीं है भारत सरकार का, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इट इज अ मॉन्यूमेंटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। आप जब 1947 में इस प्रकार 97 में इस प्रकार की स्कीम लाते हैं तो 33,000 करोड़ की वसूली होती है, अब केवल 3,770 करोड़ की डिक्लेरेशन आ रही है। तो ये भारत सरकार को सोचना चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार का कानून बनाया, किस प्रकार की स्कीम बनाई ब्लैक मनी को टैकल करने के लिए। इस स्कीम के बारे में कुछ सवाल आज हम आप सबके समक्ष रखना चाहेंगे और आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछना चाहेंगे। पहला सवाल कि जब प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव की कैंपेन करते समय यह कहा कि 100 दिन में वे 80 लाख करोड़ काला धन भारत में ले आएंगे, और 16 महीने की सरकार में केवल 3,770 ही लाए, यानी कि 0.05% ही लाए, तो क्या मोदी जी आज ये कबूलेंगे कि उन्होंने उस समय जो बात कही थी
केवल भ्रम फैलाने के लिए कही थी, केवल वोट लेने के लिए कही थी, और क्या आज वे दिल्ली और भारत की जनता से इस बात के लिए माफी मांगेंगे? दूसरा सवाल, हालांकि हम सब ये जानते हैं कि अमित शाह जी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस काले धन के तमाम वादों को जुमला कहकर परे कर दिया है, परंतु हमारा एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते हम भारत सरकार से आज फिर एक सवाल पूछना चाहते हैं। और दूसरा सवाल हमारा कि जब अब केवल 3,770 करोड़ की डिक्लेरेशन हुई है, जिसमें लगभग 2,262 करोड़ की टैक्स कलेक्शन होगी, मैं रिपीट करता हूं, जब 3,770 करोड़ के काले धन, काली संपत्ति की डिक्लेरेशन हुई है, जिस पर टैक्स और पेनल्टी मिलाकर लगभग 2,262 करोड़ की कलेक्शन भारत सरकार को होगी, हुई नहीं है, होगी, तो इस हिसाब से हर भारतीय नागरिक के खाते में 18 रुपये 62 पैसे की राशि आती है। तो क्या मोदी जी अब ये राशि के जो उन्होंने 15 लाख का वादा करा था वो तो वे भूल चुके हैं, पर क्या 18 रुपये का वादे पे कायम रहेंगे? क्या 18 रुपये वे भारत के हर नागरिक के बैंक अकाउंट में डालेंगे? तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, इंडिपेंडेंस डे पर आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो अपना सेरेमोनियल बयान होता है उसमें एक बात कही, और मैं उनको कोट करूंगा अंग्रेजी में। उन्होंने कहा, सो फार ₹6,500 ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो उन्होंने देश का प्रधानमंत्री होने के नाते ऑफिशियली देश की जनता को एक जानकारी दी कि 6,500 करोड़ रुपए का काला धन, काली संपत्ति की सूची भारत सरकार को डिक्लेयर कर दी गई है। और आज भारत सरकार के जो आंकड़े आए, जो अखबारों में भी छपे, वो केवल 3,770 करोड़ की राशि कहते हैं। तो भारत सरकार, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री इस पर स्पष्टीकरण दे कि क्या भारत सरकार अब गलत कह रही है या प्रधानमंत्री 15 अगस्त 2015 को गलत कह रहे थे, इसकी जानकारी भारत की जनता को दी जाए। ब्लैक मनी को जिस हिसाब से इस सरकार ने टैकल करने के प्रयास करे या प्रयास नहीं करे, उस पर दो लोगों के बहुत महत्वपूर्ण बयान आए। एक तो श्री राम जेठमलानी, जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा नॉमिनेटेड राज्यसभा के मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने इस पूरी रंगरचना को कहा, दिस इज एन अनपार्डनेबल बिट्रेयल टू द पीपल ऑफ इंडिया। और जस्टिस MB शाह, जो ब्लैक मनी के ऊपर बनाई गई SIT के चेयरपर्सन हैं, उस SIT जो बनाई गई उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये जो 3,770 करोड़ की राशि को कहा, यील्ड इज जस्ट टू लेस। तो उन्होंने भी इस स्कीम को और इस कलेक्शन को नकार दिया। हम केवल एक राजनीतिक दल, विपक्ष में होने वाले राजनीतिक दल के नाते नहीं कह रहे, इनके अपने लोग राम जेठमलानी जी और एक इंडिपेंडेंट जस्टिस MB शाह ये कह रहे हैं कि ये एक तरीके से फेलियर है, मॉन्यूमेंटल फेलियर है। चौथा सवाल, जब भारत में कई प्रकार के कानून पहले ही हैं इलिसिट मनी को टैकल करने के लिए, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और यदि आप इन तीनों कानूनों को पढ़ें तो आपको ये जान पड़ेगा कि जो 2015 का कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाई, ये केवल हॉगवॉश है, इट्स अ डैम स्क्विब। उन तीन लेजिस्लेशन जो मैंने आपको नाम बताया, इनकम टैक्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फेमा, उसके प्रोविजंस को ही निकाल कर कॉपी पेस्ट कर कर एक एक्ट पेश कर दिया गया, ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015। इस एक्ट के प्रावधानों में और इस एक्ट में क्या डेलिब्रेट लैक्यूना है उसमें हम आज नहीं जाएंगे, परंतु सवाल ये, चौथा सवाल ये जरूर पूछना चाहेंगे कि जब पहले से ही तीन महत्वपूर्ण कानून हैं जिनकी इन्फोर्समेंट आपको करनी चाहिए थी, वो इन्फोर्समेंट ना करते हुए जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए
और काले धन पर अपने वादे जो करे, जिस पर आप असफल हो गए, अपनी असफलता छुपाने के लिए आपने एक कानून बना दिया जो एक तरीके से इनइफेक्टिव लेजिस्लेशन बन चुका है। हमारा पांचवा सवाल, और इस लेजिस्लेशन से और भारतीय जनता पार्टी के ब्लैक मनी पे जो भी कदम उठाए हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल, ये कानून ये कहता है, और जो आज भारत सरकार की एक वरिष्ठ अधिकारी का भी बयान आया कि जिसने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं करे, काला धन डिक्लेयर नहीं करा, उसको बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। आज सब उनका बयान आया। अब ये जो एक्ट है ये कॉन्सिक्वेंसेस की बात तो करता है कि 120% पेनल्टी लगा दी जाएगी, कि 10 साल की जेल कर दी जाएगी। ये एक्ट या भारत सरकार की, मोदी सरकार की पिछली 16 महीने के कार्यकाल में एक भी ऐसी जानकारी, कानून, नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें यह पता लगे कि आप इस अवैध धन, काले धन के जमाखोरों को पकड़ेंगे कैसे। आप इनके ऊपर सजा तो तब लगाएंगे, 120% की पेनल्टी तो तब लगाएंगे जब आप इन्हें पकड़ेंगे। आप पकड़ेंगे कैसे? 1947 में भारत में, 1947 से भारत में ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है। आज तक कितने लोग पकड़े गए? 60 साल एक भ्रष्ट पार्टी रूल करती रही। आपने नए वादे करे, आपने सरकार बनाई, आपने भी 16 साल में कुछ नहीं करा, 100 दिन का वादा करा। तो आप कानून तो ले आए, पर यह नहीं बता रहे कि आप इन लोगों को पकड़ेंगे कैसे, और 16 महीने में आपने कितने लोगों को पकड़ लिया, इसकी जानकारी जनता को दीजिए। हमारा छठा सवाल, आप सब ये जानते हैं और तमाम अर्थशास्त्री भी और मोदी सरकार के वरिष्ठ नेता भी ये जानते हैं कि भारत में जो काला धन होता है वो विदेशों से घुमाकर वापस भारत में लाया जाता है। उसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। टैक्स हेवेंस होते हैं, मॉरिशस से, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से घुमाकर पैसा वापस भारत लाया जाता है। ये पैसा जब भारत आता है तो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स और इस प्रकार के ओपेक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए लाया जाता है, जिनसे ये नहीं पता लगता कि इस पैसे का असली मालिक कौन है। देश में काला धन उत्पन्न होता है, वे विदेश ले जाया जाता है, विदेशों से घूमकर भारत में लाया जाता है, परंतु उसका असली मालिक कौन है ये नहीं पता लग पाता। तो इस प्रकार की जो पार्टिसिपेटरी नोट्स और ओपेक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको समाप्त करने के लिए मोदी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ये बताइए। सातवां सवाल, और जैसा कि मैंने अपने शुरुआती बयान में आपको बताया, काला धन, काली संपत्ति, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का हो, ड्रग्स का हो, सट्टे का पैसा हो, अवैध धन हो, ये सारा पैसा के 90% इस सारे पैसे का भारत में ही है, केवल 10% विदेशों में है। और ये आंकड़े कई रिपोर्ट, कई कमिटियों ने दिए हैं, कई अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं, ये कॉमन नॉलेज है कि पूरे काले धन का केवल 10% बाहर है, 90% भारत में ही है या विदेशों से घूमकर वापस भारत में ले आया गया है। आपने जो कानून बनाया वो केवल विदेशों में जमा और विदेशों में स्थित काला धन और काली संपत्ति के लिए बनाया। देश में जो काला धन है, जिसे डोमेस्टिक ब्लैक मनी कहते हैं, उसके लिए आपने क्या कदम उठाए, आप ये बताइए। 16 महीने में डोमेस्टिक ब्लैक मनी एंड एसेट्स को जब्त करने के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, ब्लैक मनी होल्डर्स पे कार्रवाई करने के लिए एक भी कदम भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने उठाया हो तो वो बताएं। और 8वां और आखिरी सवाल, हम सब ये जानते हैं कि काला धन रियल एस्टेट में भी होता है, काला धन गोल्ड में भी रखा जाता है, और सबसे ज्यादा काला धन पॉलिटिकल पार्टीज अपनी फंडिंग में इस्तेमाल करती हैं, चुनाव के दौरान इस्तेमाल करती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मार्च 2014 में भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, दो पार्टियों को फॉरेन फंडिंग, अवैध फंडिंग के लिए इंडाइट करा था। जस्टिस जयंत नाथ की बेंच थी, उस पर उनको इंडाइट करा गया। और हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कितना बेशुमार पैसा बहाया, अन्य राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, होते भी रहे हैं, कितना बेशुमार पैसा इन्होंने बहाया। तो जब हम ये सब जानते हैं
कि सबसे ज़्यादा काला धन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी पॉलिटिकल फंडिंग में लेती हैं। 80% इनकी पॉलिटिकल फंडिंग ओपेक है, लोगों को नहीं पता इनको कौन डोनेशन देता है। तो क्या ये माना जाए कि ये जो पूरा काले धन का इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, ये भारतीय जनता पार्टी इसलिए काबू नहीं कर रही है क्योंकि इनकी अपनी फंडिंग और कांग्रेस पार्टी जो इनका भाई है उसकी अपनी फंडिंग पे रोक लग जाएगी और इनका काला चेहरा जनता के सामने आ जाएगा। मैं बस एक आखिरी बात बोलकर समाप्त करूंगा कि देश में कई, जैसा कि मैंने बताया, कमिटीज भी बनी, काले धन पे चर्चाएं भी हुई, बहस भी हुई, डिबेट भी हुई। एक चीज चाहिए काले धन को और काले धन की पूरी समस्या को समाप्त करने के लिए, वो है ईमानदार इच्छा शक्ति और पॉलिटिकल विल, जो ना भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार में है और ना ही कांग्रेस पार्टी की पिछले 10 सालों की सरकार में थी। जो इच्छा शक्ति, ईमानदारी, पॉलिटिकल विल चाहिए वो इन सरकारों में नहीं है, ना ही थी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम इन 8 सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारत सरकार अपना स्पष्टीकरण देंगे। धन्यवाद। एक जानकारी अभी आ रही है जो बहुत संवेदनशील जानकारी है कि दादरी में एसडीएम ने वहाँ पे जाके लोगों को धमकी दी है, परिवार को धमकी दी है कि आप बीजेपी का नाम मत लीजिए इस पूरे मामले में। वहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा है और लोगों ने काफ़ी विरोध भी इस बात का किया है। ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में एक साठगांठ है। मामले को भड़काया जाए, वोट की फसल काटी जाए। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि इस मामले की संवेदनशीलता को बीजेपी को भी समझना चाहिए और समाजवादी पार्टी को भी समझना चाहिए। दोनों सरकारों को समझना चाहिए। वोट की फसल बाद में काट लेंगे। अगर आज माहौल बिगड़ा, देश में सेकुलरिज्म अगर नहीं रहेगा और किसी चीज़ के खाने पर अगर किसी की हत्या हो जाएगी तो ना हम सुरक्षित रहेंगे, ना आप सुरक्षित रहेंगे और ना ही राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता सुरक्षित रहेंगे। आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इस पूरे मामले की जांच की मांग करती है कि आखिर एसडीएम महोदय किसके इशारे पर गए थे, उन्होंने क्यों उस परिवार को धमकाने का काम किया है और क्यों ये कहा कि बीजेपी का नाम नहीं लें। कोई सवाल? मुंबई में जो पार्टी द्वारा एक फैसला लिया, तमाम कमेटी जो मुंबई में वो विड्रॉल कर दिया गया, जिस पर आपके पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा मुंबई में मयंक गांधी है, वो कह रहे हैं कि चापलूसी की जीत हुई है, खासकर दिल्ली में जो लोग चापलूसी करते हैं। क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि आपके पास शायद जानकारी नहीं है। मयंक गांधी के पास महाराष्ट्र में लंबे समय से कोई पद नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं, पार्टी के साधारण सदस्य हैं। दूसरी बात, हर राजनीतिक दल अपने संगठन का प्रीव्यू करती है और उसके हिसाब से कदम उठाती है। हमने पिछले दिनों पंजाब में भी इसी तरीके से कदम उठाए, हमने राजस्थान में भी कदम उठाए हैं, हमने मध्य प्रदेश में भी कदम उठाए हैं, हमने यहाँ तक कि पुडुचेरी में भी कदम उठाए हैं। और हमें लगा कि महाराष्ट्र के अंदर पार्टी को संगठन के स्तर पर और मजबूत करने की ज़रूरत है, तो हमने कदम उठाए। इसमें कुछ भी नया नहीं, कुछ भी हैरत अंगेज नहीं। लेकिन क्या वजह है कि जब कभी भी इस तरह का कोई स्टेप पार्टी लेती है, या इससे पहले जिस किसी को भी निकाला गया था पार्टी में, पार्टी से जुड़े हुए बड़े लोग जो हैं ये कहते हैं कि एक आदमी की पार्टी है, एक आदमी की तरफ से फरमान जारी होता है और इस हिसाब से। देखिए, या तो आप लोग ये तय कर लीजिए कि पार्टी में डिक्टेटरशिप है या डेमोक्रेसी है। अगर डेमोक्रेसी है तो पार्टी के अंदर लोग बोलेंगे, बोलने की आज़ादी, बोलने दीजिए, उसमें कौन सी नई बात है। जिस पार्टी में डिक्टेटरशिप होती है उस पार्टी में लोगों को बोलने का अधिकार नहीं होता है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है और अगर उन्होंने अपनी कोई बात रखी है तो ठीक है।